अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो क्लास 9 क्लास का चैप्टर 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम को देख रहे थे। पार्ट 1 में हमने देखा कि इस संख्याओं का मतलब कि संख्या का टोटल क्या होता है, डायग्राम क्या है, बंटवारा कैसे कैसे हुआ, और उसमें हम लोग ये देखे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। मतलब कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे शेष 1 बच जाए उसे हम कहते हैं विषम संख्या। 2 से कट जाए सम, 2 से नहीं कटे पूरा पूरा विषम। हमने उसका जोड़ भी देखे थे कि उसको कैसे जोड़ते हैं। सम संख्या को अगर लगातार सम संख्या दिया रहे तो उसको कैसे जोड़ते हैं, और विषम संख्या को भी लगातार दे दे तो कैसे जोड़ते हैं। आइए अब जो है उससे हम कुछ तथ्य जो होगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन मान लीजिए कि पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी विषम संख्या की अगर बात करें तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या की अगर बात करता है तो सबसे छोटा विषम संख्या जो होगा आपका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। हम सबसे छोटी छोटी विषम संख्या को बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या अगर कोई पूछे कि विषम सबसे बड़ी संख्या क्या है, हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, वो अनंत तक जाएगा। लेकिन सबसे सबसे छोटी विषम संख्या पूछता है तो आंसर क्या होगा, 1। अब आइए इसमें अगर अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या, अब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो होगा इसका जवाब देने के लिए आपको ये बात पर निर्भर होना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। क्या सबसे छोटी कौन सा विषम संख्या पूछा है, प्राकृत या पूर्ण या पूर्णांक, इतना बात पूछ सकता है। अगर सबसे छोटा मतलब कि सबसे छोटी सम संख्या अगर प्राकृत संख्या में देखा जाए तो 2 होगा। ये 2 संख्या जो है ये क्या है, सम है, लेकिन ये सबसे छोटा संख्या कौन सा है, प्राकृत संख्या। मतलब कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो सम हो वो क्या होगा, 2। लेकिन अगर सबसे छोटा सम संख्या जो पूर्ण हो तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा 0। और लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा सम संख्या बताइए जो क्या हो, पूर्णांक हो, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या चीज। अब छोटा की बात करें तो -2 कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं, -6 कर सकते हैं, डॉट 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 अनंत तक। ये भी आपका क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसलिए हम बात को जो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझना है कि सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर सम संख्या की सबसे छोटी सम संख्या की बात करेगा तो आपको 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या पूछ रहा है कि सबसे सबसे छोटी सम संख्या प्राकृत संख्या पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या की पूर्णांक संख्या। तो अगर सबसे छोटी सम संख्या जो प्राकृत संख्या है तो क्या हो जाएगा, 2। सबसे छोटी सम संख्या जो पूर्ण संख्या वो क्या हो जाएगा, 0। और सबसे छोटी अगर पूर्णांक की बात कर दे, सबसे छोटी सम संख्या जो पूर्णांक हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं जो होती है अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। तो इस ऐसे में हम ये नहीं बता सकते हैं कि सबसे छोटी कौन संख्या होगी जो सम संख्या और पूर्णांक हो। तो चलिए ये बात हम समझ गए। आज हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। आज हम समझेंगे, आज जो है प्राकृत संख्या। अगर प्राकृत संख्या की बात करें प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
हो गया, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लगभग आप लोग जानते ही होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या होते हैं। गिनती की सभी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। अगर जैसे में बात करें कि एग्जाम्पल में दीजिए क्या होगा, तो जैसे कि आप लोग हम लोग क्या करते हैं, गिनती गिनाते हैं। एग्जाम्पल की बात तौर पर एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम रखेंगे गिनती हम लोग क्या गिनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। 100 101 102 103 104 1000 1000 1001 1002 1003, मैंने ऐसे करते करते ये कहाँ तक चला जाएगा? अनंत। ये कहाँ चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। तो इसलिए ये आपको बात का ध्यान रखना है कि गिनती की संख्या में क्या क्या नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखिए। क्या गिनती की संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को इंक्लूड करते हैं? जीरो को इंक्लूड करते हैं? क्या गिनती की संख्या में शून्य आता है? नहीं। क्या गिनती की संख्या में ऋणात्मक संख्या होता है? ऋणात्मक नहीं। क्या गिनती की संख्या में, क्या गिनती की संख्या में दशमलव आता है? ये भी नहीं होना चाहिए। क्या गिनती की संख्या में भिन्न आता है? ये भी नहीं होगा। समझिए कि गिनती की संख्या क्या क्या नहीं हो सकता है, मतलब कि गिनती की संख्या में अगर कोई पूछे कि जीरो आ रहा है तो ये समझिए कि नहीं है। गिनती की संख्या में कभी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगा। गिनती की संख्या में दशमलव भिन्न नहीं आएगा। दशमलव भिन्न कहने का मतलब कि एक दशमलव, जैसे कि मतलब कि दशमलव के बाद कोई जीरो के अलावा दूसरा कोई अंक है, अगर ऐसे दे देगा कि 2.0000, इसका मतलब जीरो दुइया होता है। अगर 2.00 केवल जीरो जीरो है, इसका मतलब दो ही है। ये जो होगा ये प्राकृत संख्या होगा। लेकिन अगर यही कर दे कि 2.000001, ये जो होगा ये दशमलव आपका क्या होगा? ये प्राकृत संख्या नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। प्राकृत संख्या जो होगा कभी बटा में नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब जैसे कि 3/2, अब ये जो हुआ इसका फ्रैक्शन जो वैल्यू हो जाएगा ये दशमलव में चला जाएगा, 1.5। इसलिए ये वाला संख्या जो होगा ये प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता 5/1 मतलब 5, 5/1 का मतलब 5। अगर कोई कहता कि बाटा में एक जाए, अगर बाटा में देखिए ये भी तो संख्या p बटा q के रूप में है, ये तो भिन्न के रूप में है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5/1 एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। 5 में 1 से भाग दिए तो 5 के 5 रहेगा, 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 के 6 रहेगा, 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 के 7 रहेगा। इसका मतलब कि अगर इस प्रकार के फ्रैक्शन होगा तो ये तो प्राकृत संख्या होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मान में परिवर्तन आ जाए तो वो जो, जिसे देखिए इसके 3/2 का मतलब होता है 1.5, इसके मान में परिवर्तन आया इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो हमने ये सीखा कि मतलब कि प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे पूरा पूरा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं कि 1 सवा 1 1.5 पौने 2 2 सवा 2, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होगा? पूरा पूरा, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या शून्य नहीं होता है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होगा, प्राकृत संख्या दशमलव में नहीं जाएगा, प्राकृत संख्या भिन्न में नहीं जाएगा। अगर भिन्न में जाएगा तो कौन भिन्न हम बताएं कि बाटा में 1 रहेगा वो चलेगा। अगर दशमलव में जा रहा है तो दशमलव के बाद केवल 0 है वो भी चलेगा, क्योंकि केवल 0 का मतलब वही बात हुआ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 क्या है? 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2। यहाँ पर मान लीजिए कोई कहता है कि 0.000000
मान लीजिए 3.00 इसे कर रहा है, जाते 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 कहीं भी, अगर कहीं भी 1 2 3 मतलब 0 के अलावा कोई दूसरा अंक दिख जाए तो समझिए कि वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही 3.000000 इसे कर दे, केवल 00 दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, 3 है। तो 3 क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, लगातार प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं। प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, जहां इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं। प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, जहां जहां n क्या है भाई, अंतिम संख्या है। यहाँ जहां n अंतिम संख्या है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस इतना सा है कि अगर हमको जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फिलहाल इतना जोड़ना है। तो देखिए इसमें जो है अंतिम संख्या, इसमें क्या है, इसमें आपका अंतिम संख्या क्या हो गया, 5 हो गया। इसमें अंतिम संख्या क्या है, 5, मतलब n बराबर लिख सकते हैं 5। अब फार्मूला क्या है, योग बराबर क्या है, योग बराबर प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या है, n इंटू एन माइनस प्लस 1/2। अब इसको देखिए n की जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है। मतलब जहां जहां n है, यहाँ n है तो 5 इंटू है 5, प्लस का चिन्ह है प्लस, 1 का चिन्ह है 1/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 गुना में ये 5 1 6 हो जाएगा, बट्टा में 2। ये काटेंगे तो कितना बारी में, 3 बारी में, और ये 5 3 15, यही 15 आंसर हो गया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो, अगर मान लेते हैं कि देखिए जोड़ कर भी देख लीजिए उतना ही आएगा, 2 3 3 6 1 2 3 3 6 4 10 5 15। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन अगर इतना इस प्रकार से दे दे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 50, इतना देता है, कहता कि इसको जोड़िए। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर अंतिम में क्या देख रहे हैं, अंतिम में देख रहे हैं 50, मतलब कि n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 50 हो गया। n बराबर क्या हो गया, 50। अब हम जानते हैं कि योग बराबर, ये सभी प्राकृत संख्या हैं, और प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर फॉर्मूला जो होता है क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ पर n की जगह पर 50 रखेंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 50 गुना में 51। ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बट्टा में 2, काटेंगे तो 25 हो गया। अब 25 में कितना से, 25 के पास 25 25 100, इतना हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए हमने जो है मतलब कि प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या प्राकृत संख्या 0 हो सकता है, तो नहीं। क्या प्राकृत संख्या ऋणात्मक हो सकता है, तो नहीं। क्या प्राकृत संख्या दशमलव में जा सकता है, तो नहीं। क्या प्राकृत संख्या भिन्न हो सकता है, तो नहीं। अब हम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर की बात को समझ गए। अब आइए देखिए, इसको जो होता है हम प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इसे हम क्या करते हैं, बड़ा एन से सूचित करते हैं। इसे इसे एन से सूचित करते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं भाई, एन से सूचित करते हैं। चलिए ये बात हम समझ गए कि प्राकृत संख्या क्या है, इसका योग क्या है, इसके बारे में हम समझ गए। अब अगला देखिए, अगला जो है पूर्ण संख्या।
अगला क्या होगा? पूर्ण संख्या, उसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। अब देखिए ये क्या होता है, तो आपको डायग्राम याद होगा, पूर्ण संख्या का डायग्राम जो है वो हुआ था, उसमें ये बात क्लियर था कि इस प्रकार से पूर्ण संख्या ऐसे था। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इस प्रकार से किया गया था कि यहाँ पर जीरो और यहाँ पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए अब कहने का मतलब है कि जीरो और प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित रूप को, चाहे परिवार को, चाहे समूह को, चाहे संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो और प्राकृत संख्याओं के परिवार को, संग्रह को, सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब अगर हम इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि जीरो और, ऐसे बोल सकते हैं जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। या यदि यदि प्राकृत प्राकृत संख्याओं संख्याओं में शून्य शून्य को भी सम्मिलित सम्मिलित कर लिया जाए कर लिया जाए तो तो यदि प्राकृत संख्या को शून्य, प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए मतलब कि जीरो और इसमें क्या आएगा, अगर जो फैमिली बनेगा, नया फैमिली, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर नया जो फैमिली बनता है तो इसमें देखिए प्राकृत संख्या है, इसमें क्या है? प्राकृत संख्या, और ये प्लस में ये क्या हो जाएगा? जीरो। अगर प्राकृत संख्या का परिवार बनाइएगा तो प्राकृत संख्या के परिवार में क्या होगा? एक, अगर ये मानते हैं कि प्राकृत संख्या है, क्या है? प्राकृत संख्या, तो अगर इसके परिवार में देखिएगा एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 डॉट 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 इतना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जीरो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके परिवार में ये सब जितनी भी प्राकृत संख्या है, टोटल का टोटल प्राकृत संख्या दिखेगा, एक्स्ट्रा में आपको क्या दिखेगा? जीरो दिखेगा। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा सदस्य जुटेगा जिसका नाम है जीरो। अब ये जो आपका परिवार बना, ये जो हुआ पूर्ण संख्या का हुआ, ये जो हुआ प्राकृत संख्या का। इसमें से सारी संख्याएं निकाली जा सकती है सिवाय जीरो के, लेकिन इसमें अगर जीरो की भी आपको जरूरत है तो यहाँ मिल जाएगा जीरो। इसका मतलब कि ये क्या हुआ? पूर्ण हुआ। ये पूर्ण नहीं था, इसमें आप जीरो ढूंढिएगा तो इस मतलब के परिवार में जीरो नहीं मिलेगा, तो ये होगा एक से स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो होगा इस परिवार में एक के साथ एक से अनंत तक की संख्याएं तो मिलेगी ही, लेकिन एक्स्ट्रा आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा? जीरो। अगर हम कहें कि प्राकृत संख्याओं की संख्या यदि यदि n है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सदस्य जो होगा n+1 होगा। मतलब कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उससे एक एक ज्यादा क्या होगा? पूर्ण संख्या। अगर मान के चलते हैं कि 10 गो प्राकृत संख्या है, इसका मतलब कि पूर्ण संख्या क्या गो होगा? 11 गो। 10 + 1 11।
और 11वां जो सदस्य जुटेगा वो कौन जुटेगा? 0, यही एक्स्ट्रा है। अब सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 7 क्या है, 7 प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है? तो देखिए 7 जो है प्राकृत संख्या तो है, गिनती की संख्या में तो आता है। आप ये भी ध्यान रखिए कि जो गिनती की संख्या हो गया वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो बताइए, क्या 7 इसके परिवार में दिख रहा है? इसके परिवार में नहीं दिख रहा है, इसमें भी है। तो 7 क्या हुआ? प्राकृत के साथ साथ पूर्ण भी है। प्राकृत के साथ साथ क्या है? पूर्ण, ये भी है और प्राकृत, दोनों है। अब इसी प्रकार से कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको लगता है कि 10, 10 कौन सा संख्या होगा? 10 क्या प्राकृत संख्या में है? प्राकृत संख्या में 10 है कि नहीं है? तो है, तो ये प्राकृत संख्या होगा। एक बात ध्यान रखिए कि जो प्राकृत हो गया वो ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाएगा। जो प्राकृत हो गया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा 10 के बारे में प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, और 7 के बारे में प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या है। इतनी सी बात ध्यान रखना है कि जो प्राकृत संख्या होगा वो पक्का पूर्ण संख्या होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि 0 के बारे में बताइए, 0 क्या है? क्या 0 प्राकृत संख्या है? 0 प्राकृत संख्या है? तो नहीं, 0 के परिवार में प्राकृत संख्या के परिवार में 0 आता ही नहीं है, तो ये प्राकृत नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो देखिए पूर्ण संख्या के परिवार में क्या है? पूर्ण संख्या के परिवार में 0 है, तो ये पूर्ण है, पूर्ण है, बिल्कुल है। क्लियर? मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहला नंबर देखिए, इसमें 1 2 3 4 बातें आएगा। इसमें क्या होगा? क्या आई? पूर्ण संख्या में शून्य रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। पूर्ण संख्या में क्या ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होगा? ऋणात्मक नहीं होगा। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आता है। आपको ये तरीका से क्या होगा कि अगर ये माइंड में आपको रहता है तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं। आप देखिए कि शून्य जो है पूर्ण संख्या में आता है और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आता है। क्या दशमलव? दशमलव, दशमलव भी इसमें नहीं आएगा। क्या भिन्न? तो भिन्न भी इसमें नहीं आएगा। पूर्ण में क्या आएगा? शून्य आएगा, लेकिन ना पूर्ण संख्या ना ऋणात्मक होता है, ना दशमलव भिन्न में जाएगा और ना ही भिन्न में जाएगा। तो चलिए, हमने पूर्ण के भी बारे में समझ लिया कि पूर्ण क्या है, प्राकृत समझ गए, पूर्ण समझ गए। अब आइए पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक को अगर समझते हैं तो इसमें आपका क्या होगा? पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या में केवल धनात्मक संख्या रहता है, पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या प्लस शून्य दोनों रहता है। लेकिन जब पूर्णांक की बात आएगा, पूर्णांक संख्या, अगर पूर्णांक संख्या की बात आता है तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। चलिए, हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, पूर्णांक संख्या जो होता है तो इसमें धनात्मक भी संख्या होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या इसमें क्या होगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि धनात्मक धनात्मक शून्य एवं एवं ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याओं के
सम्मिलित सम्मिलित रूप को चाहे संग्रह को रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए धनात्मक कहने का मतलब ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, बात प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है? प्राकृत। प्राकृत अगर ये धनात्मक संख्या में जीरो का समूह कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण। तो पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर संख्या रेखा को आप देख लीजिए एक बार, संख्या रेखा हम देखते हैं कि संख्या ये हो गया आपका संख्या रेखा, मान लेते हैं ये संख्या रेखा हो गया, बीच में शून्य आएगा। अब जो है यहां से अगर देखते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, फिलहाल 6 तक मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखिए यहां से ये जो वैल्यू जो होगा, यहां से ये धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक। और यहां से ये वाला साइड जो होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यहां से देखिए गिनती की संख्या हम यहाँ पर लिखे हैं नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब माइनस में होगा, लेफ्ट साइड वाला माइनस में होगा। तो ऋणात्मक संख्या इधर धनात्मक संख्या हो गया, और बीच में जो हो गया क्या हो गया? शून्य हो गया। तो अब यहाँ अगर देखते हैं ये वाला बात को हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया भाई? प्राकृत संख्या। प्राकृत। अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब ये बन जाएगा क्या चीज? पूर्ण। ये क्या हो गया? पूर्ण। ये पूर्ण संख्या हो गया। अगर इस ऋणात्मक संख्या और इस सबको सम्मिलित कर लिया जाए तो ये बन गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने डायग्राम क्या बना दिया कि डायग्राम को अगर देखिएगा ध्यान से तो इसमें देखिए ये पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत, और प्राकृत किसके अंडर में है? तो पूर्ण संख्या के अंडर में है। और पूर्ण संख्या किसके अंडर में है? तो पूर्णांक संख्या के अंडर में है। पूर्णांक। पूर्णांक संख्या के अंडर में है। अब एक बात ध्यान रखिए, देखिए इधर से हम जो है ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से ये बाहर की तरफ हुआ, और ये जो हुआ ये बाहर से अंदर की तरफ हुआ। ध्यान से समझिएगा, ये हुआ अंदर से बाहर की तरफ, ये बाहर से अंदर की तरफ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखिए अगर अंदर से बाहर आए तो सभी का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर। अंदर अंदर से बाहर। बाहर। और बाहर बाहर से अंदर। देखिए ध्यान रखिए कि अंदर से अगर बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी के प्रयोग करेंगे। क्या के प्रयोग करेंगे? सभी के। सभी। और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ का प्रयोग करेंगे। कुछ। अब इसका मतलब क्या है? देखिए हम जा रहे हैं प्रकृत से पूर्ण, पूर्ण से पूर्णांक, तो ये अंदर से हम बाहर गए। अगर हम आ रहे हैं पूर्णांक से पूर्ण, पूर्ण से प्रकृत, तो बाहर से अंदर आए। तो हम ऐसे कहेंगे, जब अंदर से बाहर जाएंगे तो कहेंगे कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन अगर हम अंदर से बाहर आ रहे, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो हम सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सभी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्या इसमें ऋणात्मक आता है? इसमें ऋणात्मक आएगा।
इसमें क्या होगा, ऋणात्मक संख्या है। मान लीजिए कि ऋणात्मक है, जो ये जो है लाइन जो है यहाँ पर हम घेरते हैं, अगर मानते हैं कि ये क्या है, सब के सब क्या है, ऋणात्मक है, ये सब का सब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या है। तो क्या इन ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक बोल सकते हैं? नहीं, इस ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते हैं, ये ऋणात्मक संख्या है। जो ये पूर्ण संख्या से बाहर बन रहा है परिवार, फिगर बन रहा है, उसको हम अगर ऋणात्मक संख्या मानते हैं, तो क्या इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नहीं। हाँ, पूर्ण संख्या कुछ जो होगा, अगर कुछ के प्रयोग करेंगे, कुछ कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, पूर्णांक संख्या में भी जीरो आता है। तो जीरो जो होगा इधर आएगा, जीरो इसमें रहेगा, और धनात्मक संख्या इधर रहेगा, ये हो गया। अगर हम ये बात कहें कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होता है, सभी सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या, तो कहाँ से, देखिए बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो सभी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये जो एरिया बनता है, ये वाला एरिया, अगर ये वाला एरिया को हम अगर शून्य मानते हैं कि ये शून्य है, तो क्या ये प्रकृत संख्या में फिट बैठेगा? नहीं, प्रकृत संख्या नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हाँ, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, सही है, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। क्यों होता है, ये फिगर के माध्यम से हम ये बात को बताएं। अब इसी प्रकार से हम चीज़ों को बहुत, ये डायग्राम जो है आपको एकदम हेल्प करेगा, कभी भी अगर इस प्रकार के देता है सही गलत करने के लिए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो देखिए ध्यान रखिए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं, अंदर से बाहर, तो सभी का सभी लगा है तो सही है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो ये माइंड में रखिए कि सभी सभी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या सबसे अंदर और पूर्णांक संख्या सबसे बाहर, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी का प्रयोग होगा, सही है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम अंदर बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो सभी का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अगर ये बात गलत हो जाएगा कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, गलत। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, गलत। क्यों? क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही, कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, सही है, तो इसीलिए लिखे हैं कि अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी का प्रयोग करेंगे, और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ का प्रयोग करेंगे। चलिए, पूर्णांक संख्या भी हम समझ लिए। अब ये भी समझ लेते हैं कि पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ सकता है भाई। पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको शॉर्टकट में भी समझ लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब इसमें शून्य आता है कि नहीं आता है, तो शून्य आता है। क्या इसमें ऋणात्मक संख्या आता है कि नहीं आता है, तो ऋणात्मक संख्या इसमें आता है। क्या इसमें दशमलव भिन्न आएगा कि नहीं आएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, दशमलव इसमें नहीं आता है। अगर कोई पूछ दे कि पूर्णांक संख्या 1.5 क्या पूर्णांक संख्या है, तो नहीं। 1.2 क्या पूर्णांक संख्या है, तो नहीं। 1.000 क्या पूर्णांक संख्या है, तो है, ये है, क्योंकि 1.00 का मतलब एक हुआ, तो ये पूर्णांक संख्या है। और इसमें भिन्न भी नहीं आएगा। भिन्न का मतलब हो गया 5/3, 5/3, 7/2, ये जो है ये सब संख्याएं नहीं आएगा। हाँ, अगर ये पूछ दे कि 7/1 तो बराबर 7, ये हो जाएगा। तो ये बात हमने समझा कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, उसका कंडीशन क्या क्या रहा। तो ये सब बातें जो है हम आपको क्लियर हुआ। अब आज जो है आगे की क्लास जो होगा, अगर देखिए ये आप बात को आपको समझ रहे हैं, तो अगला जो क्लास होगा वो इम्पोर्टेंट क्लास हो जाएगा। अब आने वाला है प्रकृत संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और उन जब बातों को समझ लेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का, एक मतलब कि लाइन बाय लाइन एक एक मैथ हम समझेंगे, और उसका थ्योरी और जो भी है सब समझते चलेंगे। तो इसलिए आज जो है
आज हम यहीं पर इस चीज़ को हम रोकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक और आप काम कीजिए कि ये वीडियो को जो है पूरा से पूरा देखने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए तो पूरा से मतलब कि पूरा से पूरा देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका एक भी कंसेप्ट छूटने की डर नहीं रहेगा। काहे कि देखिए मैथ जो होता है बिना कंसेप्ट के क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।